वेलकम बैक। मैं हूं अमान। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। बच्चों, हम लोग फिजिक्स की क्लास फिजिक्स भौतिकी पढ़ रहे थे 10th की। मैंने आपको बताया था कि असल में डिजिटल दौर में और ये कोरोना लॉकडाउन ने शिक्षा जगत में बहुत ज़्यादा ही मुश्किलें खड़ा कर दी है। कई लोगों की जॉब चली गई। ये भी उतना मायने नहीं रखता अगर देखा जाए उस लिहाज से, तो उससे कहीं ज़्यादा नुकसान अगर पहुंचा है वो छात्रों को पहुंचा है जो सही से शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन एक अवसर पैदा हुआ पिछले साल जो कोरोना लॉकडाउन हुआ उसमें उसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म तैयार हुए और उसमें कई बहुत अच्छे और बेहतरीन अंदाज में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। और डिजिटल दुनिया में उनकी पहुंच भी अच्छी बनी उन चैनलों की। लेकिन बात अगर की जाए हिंदी मीडियम वाले बच्चों की जो बिहार बोर्ड के हैं और वो भी ग्रामीण इलाके में रहते हैं, उनके साथ क्या दुर्दशा होगी ये चीज़ बहुत अच्छे से हम जान सकते हैं। लेकिन मैं उस चीज़ से खुद भी वाकिफ़ हूँ क्योंकि मैं कई सालों से अपने कई ग्रामीण इलाकों के बच्चों को जोड़ कर पढ़ा रहा हूँ और उनकी हालत उनकी दशा मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो भी शिक्षक हैं वो रटे रटाए अंदाज में या फिर बस आप एग्ज़ाम में कैसे पास हो जाएं, कैसे क्या चीज़ कर लें जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले आ सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हुए पढ़ा देते हैं और आगे निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ ज़रूरत आज कंपटीशन के ज़माने में जो बहुत तेज़ी से दुनिया कंपटीशन में खड़ी है, एक दूसरे को compete कर रही है, बेशक करना भी चाहिए, कामयाबी की कंपटीशन सभी को करनी चाहिए। उसमें आपको हर चीज़ को सूक्ष्मता से बेसिक बातों को समझने से हासिल होगी। तो बच्चों, आप मेरे YouTube चैनल रिफॉर्म विद अमान पे आप देख सकते हैं। आपको ऐसी ही शानदार और लाजवाब वीडियो जो आपको देखने के बाद ये फील करवाएगी कि आपने सही मानों में कुछ बेहतर देखा है, कुछ अच्छा देखा है। तो आइए हम अपने उस चैप्टर का जो पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ा था उसमें प्रकाश चैप्टर था हमारा, ऑप्टिक्स था। ऑप्टिक्स में हम लोगों ने कई सारी चीज़ें पढ़ी थी। पहली चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के बारे में पढ़ा था, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था दर्पण के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा था। ये सारी चर्चा हम लोगों ने पार्ट 1 में किया था। और उससे पहले फिजिक्स की एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी इंग्लिश कम हिंदी में पेश की गई है, आप वहाँ भी उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ आप में से अगर कोई आदमी ये वीडियो देख रहा है फिजिक्स के पार्ट 2 जो भौतिकी है, प्रकाश का दूसरा हिस्सा अगर देख रहा है, तो मेरी गुजारिश है कि वो मेरे पार्ट 1 को ज़रूर देखें और उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। आइए आज की क्लास को देखते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हमें पढ़ना है। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण के बारे में जब हम पढ़ेंगे, दर्पण में ही मैंने बता दिया था कि गोलीय दर्पण है क्या। गोलीय दर्पण को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ये है हमारा गोलीय दर्पण। हम गोलीय दर्पण पढ़ेंगे आज। गोलीय दर्पण क्या था? गोलीय दर्पण है जिसका पारदर्शक सतह गोल होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह गोल होता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है, जिसका पारदर्शक सतह गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब आप बहुत सूक्ष्मता से बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक गोला ले लेते हैं हम लोग, खोखला गोला ले लेते हैं एक।
अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, हम लोग सामने आप बैठकर ऑफलाइन पढ़ रहे होते, तो मैं इसे प्रैक्टिकल करके दिखाता, एक गोला को काट कर दिखाता। लेकिन यहाँ पे ऐसे ही इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप एक खोखला गोला ले लीजिए। खोखले गोला को जब आप ले लेते हैं तो खोखले गोला की या किसी भी गोला का एक केंद्र होता है। इस गोले का इस वाले पार्ट को आप काट दीजिए और इसे काट कर शिफ्ट कीजिए थोड़ा सा इधर। आप इसे जब शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का होगा, ये कुछ इस तरीके का होगा, आप देख रहे होंगे। इससे इस वाला जो कर्व सरफेस है, जो पारदर्शक सतह वाला ये गोला का एक भाग मैंने काटा, इससे दो चीजें बनेंगी। इससे कितनी चीज बनेगी? दो चीजें बनेंगी। एक जैसी दो चीजें होती है लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें बनती हैं। तो हमें ध्यान देना होगा। पहला, शक्ल तो यही होगी दोनों की, लेकिन एक बुनियादी फर्क है कुछ, जिसकी वजह से हम दोनों को अलग अलग नाम देते हैं, अलग अलग पुकारते हैं। क्या है बुनियादी फर्क? ये समझने के लिए आप देखिए कि इस गोले का जो एक हिस्सा हम लोगों ने काट के इसको अलग किया है, इसके अगर बाहरी सतह को पॉलिश कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। कॉनकेव। क्या हो जाएगा? कॉनकेव। उसके बाद है, इसके अगर अंदर वाली सतह को पॉलिश कर दीजिए तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसे कहते हैं कॉन्वेक्स। इसे कहते हैं कॉन्वेक्स। ये दो तरह का गोला है हमारे पास, जिसके बारे में हम अपनी क्लास में चर्चा करेंगे। पहला ये है, दूसरा ये है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, मामला ये है कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल के तरीके से भी समझाया जा सकता है कि ये एक चम्मच ले लीजिए और उस चम्मच को, चम्मच इस तरीके का होता है, चम्मच का ये पिछला भाग, चम्मच का ये वाला भाग जो है ये आपका अवतल दर्पण कहलाएगा, चम्मच का अंदर वाला भाग जो है उत्तल दर्पण कहलाएगा। ये सारी चीजें ठीक है, बेसिक अच्छी चीजें हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल के जरिए हम अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, डाल सकते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि हम जो है फिजिक्स के इन चिन्हों को समझते हुए आगे बढ़े तो बेसिक जरूरी बेहतर होगा, क्योंकि इन चीजों को ही हम 12th में पढ़ेंगे। और मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों के साथ मामला कि जो लोग इसे उस तरीके से, उस अंदाज से पढ़कर आगे गए हैं, उन्हें जो है 12th में या फिर आगे की क्लासेस में बहुत परेशानी हुई है, क्योंकि वहाँ उन्हें ये सब कॉन्सेप्ट बताकर, कुछ करके, पेश करके उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है और वहाँ वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो इन कॉन्सेप्ट को सुनना ही नहीं चाहते। आज के बच्चों का सबसे बड़ा मामला ये है कि वो ये सब सुनना ही नहीं चाहते कि भाई ये जो है पारदर्शक सतह बाहर होगा तो अवतल दर्पण, अंदर होगा तो उत्तल दर्पण। नहीं, उनका मानना है कि नहीं, चम्मच का बाहर वाला, और वहाँ पे वो चीज़ उनको ध्यान आता है और वो चीज़ वो समझ नहीं पाते कि ये कैसे हो गया। तो आज जरूरत इस बात की है कि मैं जो बेसिक पॉइंट पढ़ा रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करें, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। बच्चों, हमें अब इस गोले की जरूरत नहीं है। और इस बच्चों अब आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें, कौन कौन से टर्म का इस्तेमाल होता है, उसे देखने की कोशिश करते हैं। तो एक होता है मुख्य अक्ष। देख रहे हैं आप लोग, ये मुख्य अक्ष हो गया। इस मुख्य अक्ष जो गोला के इस पे जो परावर्तक सतह पर जाके जहां पे मिलता है उसे पोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। यहां फोकस होता है, यहां सी होता है। इसे हिंदी में फोकस कहा जाता है। इसे हिंदी में फोकस कहा जाता है, फोकस। और इसे वक्ता त्रिज्या कहते हैं, इसे मुख्य बिंदु कहते हैं। ठीक है, वक्ता त्रिज्या ये कौन सा पॉइंट है? ये वही गोला जो था, गोला के केंद्र को वक्ता त्रिज्या कहा जाता है। वही केंद्र वहां भी शिफ्ट हो जाएगा, सेम चीजें होंगी, ये ऐसा ही होगा।
उसके बाद आगे बढ़िए थोड़ा सा, इसमें देखिए इसमें भी सेम होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों में अलग अलग होता है। इसमें भी ये पोल कहलाएगा और ये फोकस कहलाएगा और ये वक्ता त्रिज्या कहलाएगा, मतलब वक्ता केंद्र कहलाएगा। बट ठीक है, यहाँ पे इसको ठीक करने की जरूरत है, ये वक्ता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? वक्ता केंद्र कहलाएगा। और इस दूरी को जो मैंने ब्लू कलर से किया है इसे वक्ता त्रिज्या कहते हैं। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट है बेसिक। एक और चीज इसमें साथ साथ हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़े तो बहुत जरूरी है, यहाँ पे सी जो इस्तेमाल किया गया, क्यों किया गया इसको भी समझ लीजिए। मैंने कहा था कि इंग्लिश टर्म का साथ साथ इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए मैं बता दूं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, कर्वेचर। ठीक है, और इसे फोकस कहते हैं, फोकस। ठीक है, उसे पोल कहते हैं। ये चीजें, इसमें एक चीज और बहुत जरूरी है कि इस चित्र को उठाइए और इसमें देखिए एक वर्ड, एक टर्म आपने पढ़ा होगा शायद, हो सकता है, तो उसको जानते हुए आगे बढ़िए तो ज्यादा बेहतर होगा कि द्वारक। क्या द्वारक क्या होता है? ये एक सवाल होता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं कि द्वारक क्या होता है। तो द्वारक ये होता है बच्चों के, जो दर्पण है, दर्पण के दोनों किनारों के, दर्पण के दोनों किनारों के बीच की सबसे लंबी दूरी, दर्पण के दोनों किनारों के बीच की लंबी दूरी को द्वारक कहते हैं, द्वारक कहते हैं। क्लियर है? ये पॉइंट हमें समझना चाहिए। द्वारक को एपर्चर कहते हैं। उसके बाद प्रतिबिंब रचना का नियम हम लोग पढ़े थे और उसके बारे में और डिटेल में थोड़ा सा, प्रतिबिंब रचना का नियम हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बारे में और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत जरूरी है। प्रतिबिंब रचना का नियम, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है बच्चों प्रतिबिंब रचना का नियम। क्या पढ़ना है? प्रतिबिंब रचना का नियम। ठीक है, प्रतिबिंब रचना का नियम जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें कितने नियम होते हैं, तो बज़ाहिर उस दिन चर्चा हो गई थी कि इसमें 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? प्रतिबिंब रचना के नियम में 3 नियम होते हैं और तीनों को मैं चाहूंगा कि मैं अलग अलग बता दूं। एक ही दर्पण पे बताया जा सकता था, लेकिन मैं इसे अलग अलग बताऊंगा इसलिए कि आप इसकी प्रैक्टिस आसानी से कर सकें। और आज अभी इसी वक्त मान लें कि मैं जितने भी ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ, हो सकता है कि असल में ये कोरोना लॉकडाउन है और इसमें बहुत सारी संसाधन सही से मिल नहीं पा रहे हैं, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे मिल नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए मैं जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें पूरी चीज़ें नहीं दिख पा रही होंगी, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और ढंग से प्रैक्टिस करें। और अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो मुझे आप टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और आप मुझसे जहाँ चाहें वहाँ बात करके हमसे जुड़ सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आइए बच्चों जानते हैं प्रतिबिंब रचना के नियम के बारे में। तो आप एक मुख्य अक्ष खींचिए। सबसे पहले कभी भी दर्पण पे अगर कुछ ग्राफ बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि स्केल उठाइए और एक मुख्य अक्ष खींचिए और उससे सटे हुए एक दर्पण खींच दीजिए। क्या कर दीजिए? एक दर्पण खींच दीजिए। इसके 3 नियम है। पहला नियम मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है इसमें। अब क्या कीजिए कि इसके पहला नियम में यह है कि यह मुख्य अक्ष के समानांतर बस एक किरण जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण जाएगी और वो दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से लौट जाएगी, दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से लौट जाएगी। ये पहला नियम है, ठीक है। और फोकस की जितनी दूरी है उसके उतनी ही दूरी से सी लिख सकते हैं, ये पोल है, ये सारी चीजें हम सेट कर सकते हैं। ये पहला नियम है, ध्यान रखिएगा। दूसरा नियम ये है बच्चों कि फिर एक मुख्य अक्ष पहले खींचिए, मुख्य अक्ष के बाद यहाँ एक दर्पण खींच दीजिए, दर्पण को पॉलिश कर दीजिए, ऐसे इस तरीके का निशान डाल लीजिए, इससे लगता है कि इसकी परावर्तक सतह को हमने पॉलिश कर दिया है।
उसके बाद हमें करना क्या है कि ये फोकस है और ये सी है, यहां से एक रेखा किरण, प्रकाश की किरण सी से होते हुए परावर्तक सतह पर जाएगी, सी से होते हुए परावर्तक सतह पर जाएगी और वहां जाकर वो उसी दिशा में लौट जाएगी। ये दूसरा नियम है, उसी दिशा में लौट जाएगी। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप बेफिक्र रहें, हम सारे पॉइंट को लेकर आगे बढ़ेंगे, किसी भी पॉइंट को हम नहीं छोड़ेंगे, ये उम्मीद हमसे आप लगा सकते हैं। बेफिक्र रहें, हम सारे पॉइंट को पढ़ाएंगे। उसके बाद बच्चों तीसरा है कि अगर कोई किरण फोकस से होकर जाए तो वो उसके समानांतर में लौट जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है और यही 3 पॉइंट के बारे में हम इसी 3 से प्रतिबिंब का नियम साबित होता है और इसी से हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। लेकिन अब जो मैं बात कहने वाला हूं, अब जो चीज मैं करके दिखाने वाला हूं, ये आपने पहली बार शायद के इस दुनिया मतलब है आप देख रहे होंगे। आपने अभी तक जहां भी इस बारे में पढ़ा होगा, किताबों में भी पढ़ा होगा, वहां भी आपको इस तरीके से नहीं बताया गया होगा, क्योंकि मैं जो बताना चाह रहा हूं उसे आप समझिएगा। हो सकता है कि जब मैं बताना शुरू करूं तो आपको ये लगेगा कि भाई किताब के एतबार से या किताब के हिसाब से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, ये अपने तरीके से क्यों पढ़ा रहे हैं। तो आप एक बार गौर तो करिए, एक बार देखिए। आइए देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप फिर से इसको एक बार समझ सकते हैं कि पहला ये कहा गया कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण जाती है वो फोकस से लौट जाती है, पहला नियम ये है। दूसरा नियम ये है कि जो वक्ता केंद्र से जो किरण जाती है वो उसी दिशा में लौट जाती है। और तीसरा ये है कि जो फोकस से होकर किरण जाती है वो क्या मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाती है। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं उसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये बहुत नया और अलग अंदाज में, मैंने पहले ही वादा किया था कि फिजिक्स को मैं बहुत सधे हुए और आसान आपके लिए पेश करूंगा। तो आइए देखते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या है पॉइंट मेरा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। बहुत मजा आने वाला है, पढ़ते रहिए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। यहां मैं कुछ नया चीज करने वाला हूं। आपने देखा होगा किताब में कि पहले ये वर्ड लिखाने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। अवतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब होते हैं? तो सभी बच्चों को पता है कि अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब होते हैं और उत्तल में 2 का जिक्र जरूर है, लेकिन एक ही प्रतिबिंब पढ़े जाते हैं और पढ़ाए जाते हैं। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होते हैं 6। और आप देखिएगा किताब में या फिर किसी भी शिक्षक के वो अन्य शिक्षकों को देखिएगा कि वो जो है 6 प्रतिबिंब पहले बनाएंगे, उसके बाद इसका चार्ट बनाते हैं। मैं ये कहूंगा आपको कि पहले आप चार्ट बनाएं, उसके बाद प्रतिबिंब बनाएं। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो चार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं आपको याद होगा ही, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला होता है क्रमांक, दूसरा होता है वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। पहले आकृति, प्रकृति, क्रमांक सीरियल नंबर, वस्तु की स्थिति ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब आई, आकृति किस तरीके का होगा और प्रकृति ये किस मतलब इसकी क्या क्या चीजें बेसिक होती हैं। हमने बात किया था अभी आपसे बच्चों के टोटल कितने प्रतिबिंब होते हैं, तो आपने कहा कि 6 प्रतिबिंब होते हैं और 6 प्रतिबिंब पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि मैं बताने वाला हूं उसे देखिए। टोटल 6 प्रतिबिंब होते हैं, बेशक 1 2 3 4 5 और 6 को अभी मैं नीचे रख रहा हूं और इसे बिरादरी से अलग रखूंगा। ये एक अलग बिरादरी का है, एक अलग पहचान है इसकी।
बिरादरी का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रतिबिंब की इस चार्ट में ये एक अलग ही बिरादरी का है, इसका कोई और माने ना निकाला जाए ज्यादा बेहतर है। ये तो बच्चों पहले वस्तु की स्थिति हम कहां डालेंगे, अनंत पे। अनंत को इन्फिनिटी कहते हैं, इन्फिनिटी यहां हो गया। दूसरी स्थिति में वस्तु को कहां डालेंगे, अनंत और सी के बीच में। तीसरी स्थिति में वस्तु को कहां डालेंगे, सी पर। और तीसरी स्थिति में वस्तु को कहां डालेंगे, सी और एफ के बीच में। और पांचवी स्थिति में वस्तु को कहां डालेंगे, एफ पे। और छठे के बारे में मैंने बताया कि इस चार्ट की बिरादरी से ये अलग है, इसलिए इसे हम लोग अभी नहीं लिखेंगे। अब देखते जाइए, इसको उठाकर यहां रख दीजिए। जो वस्तु अनंत पे डालेंगे उसका प्रतिबिंब, उसका इमेज, उसकी फोटो कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। जो वस्तु अनंत और सी के बीच में होगा उसकी फोकस बनेगी सी और एफ पे। और जो वस्तु सी पे होगी उसकी वस्तु की प्रतिबिंब सी पे बनेगी। और जो वस्तु यहां होगा उसकी प्रतिबिंब यहां बनेगी, यहां से उठा दीजिए। और जो प्रतिबिंब यहां होगा उसका अनंत पे बनेगा। अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा, यहां से उठाइए अनंत, इसी चीज को उल्टा यहां लिख दिया गया। याद रखने के लिए तरीका यह है कि अनंत, अनंत से सी के बीच, सी और एफ के बीच, और एफ। अब यहां उसको उल्टा कर दीजिए, एफ सी एफ और सी। ये सारी चीजों को आप एरो कर सकते हैं कि आपको याद रहे, ठीक है। अब इसकी आकृति क्या है, तो इसकी आकृति ये बिंदु के जैसा बनेगा। क्या बनेगा, पॉइंट होगा ये। उसका ये कैसा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन वस्तु से छोटा होगा। ये कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। और ये वस्तु के बराबर होगा, ये वस्तु के बराबर होगा। और ये वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा होगा। और वस्तु से ये बहुत बड़ा होगा, और ये वस्तु से बहुत बड़ा होगा। ठीक है, यहां तक पढ़ते हैं। उसके बाद हुई थी कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बच्चों वास्तविक बनता है, रियल बनता है। और आपको पता है कि जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वो उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। जब वस्तु ऐसी है अगर, तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनता है अवतल दर्पण में। क्लियर है। और कंडीशन क्या होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए तब। इसका भी सेम यही होगा, इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा। ये आपने बहुत अच्छे अंदाज में देख लिया होगा। इस चार्ट के जरिए हम प्रतिबिंब भी बनाएंगे। जरूर जी बच्चों, अब कहानी क्या है कि ये फोकस और पोल के बीच बनेगा। ठीक है, बिरादरी से अलग का मतलब ये नहीं था कि ये दर्पण में नहीं कहीं और बन रहा, नहीं बन रहा दर्पण ही में, लेकिन बस थोड़ा सा फर्क है, इसलिए मैंने इसे अलग रखा और आसानी से आपको समझ में आ जाए इसलिए भी अलग रखा। सबसे जरूरी है कि आपको समझ में आ जाए, मैंने ये कोशिश की है। तो फोकस और पोल के बीच इसको रखा गया। और ये इसका प्रतिबिंब जो है ना, वो दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और वस्तु से ये छोटा होगा या बड़ा होगा, जल्दी बताओ। ये वस्तु से छोटा होगा या बड़ा होगा, ये वस्तु से बहुत बड़ा होगा। ठीक है। और ये वर्चुअल होगा। क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। और दूसरा ये कि सीधा होगा, जैसे ही आपको बताया गया था कि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है, ये यहाँ कहानी खत्म हुई इस चार्ट की। चार्ट को हम आसानी से समझ सकते हैं जब इसके साथ साथ हम कुछ प्रतिबिंब बना के देखेंगे। प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए कि पहला, जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पे हो, ठीक है, वस्तु की स्थिति अनंत पे हो, आप क्या कीजिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले एक मुख्य अक्ष ले लीजिए और यहाँ एक दर्पण ले लीजिए। दर्पण को की सतह को, पारदर्शक सतह को पॉलिश कर दीजिए। ठीक है, दर्पण की पारदर्शक सतह को पॉलिश कर दीजिए। इस पे यहाँ एक वस्तु है, वस्तु से प्रतिबिंब निकला
और वो गया परावर्तक सतह पे, ये यहाँ से वापस लौट जाएगा, कहाँ से होते हुए, F से होते हुए। ये वस्तु कहीं पे है, कहाँ है, तो भाई अनंत पे है, कहाँ है, अनंत पे है। वस्तु को O से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये कहानी हो गई। अब ये देखिए, यही है प्रतिबिंब, और कुछ नहीं है पहला प्रतिबिंब। अब आप इससे मिला लीजिए, वस्तु की स्थिति कहाँ, अनंत पे, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे देखो, यहाँ पॉइंट बन रहा है, ध्यान से देखोगे, एक बिंदु के आकार का है, देखो बिंदु के आकार का है, ये छोटा है, बिंदु का आकार का है तो छोटा ही है, और ये रियल है, लेकिन यहाँ पे इसका प्रतिबिंब उल्टा हो रहा होगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा, असल बिंदु है इसलिए इसका उल्टा है या नहीं, ये चीज हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ऐसा बाद में जरूर आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे अगली क्लास में, हायर स्टैंडर्ड क्लास में, जहां हम 12th में इसके बारे में चर्चा फिर से करेंगे। उसके बाद दूसरा प्रतिबिंब को देखें अगर, तो दूसरे प्रतिबिंब को जब देखेंगे तो वहां क्या होगा कि ये इन दोनों के बीच होगा, ठीक है ना, इन दोनों के बीच होगा। अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है कि मुख अक्ष ले लेना है, यहां से दर्पण पे पॉलिश कर देना है, ठीक है। वस्तु यहां रख दीजिए, जैसे मुख अक्ष, अब आप कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुख अक्ष पे आपको नहीं वस्तु लेना है, वस्तु कहां लेना है, मुख अक्ष और सी के बीच, तो यहां वस्तु ले लीजिए, यहां से प्रतिबिंब यहां जाएगा, क्लियर है, जाएगा, ठीक है, और ये लौट जाएगा फोकस से होकर, पर हर कंडीशन में, क्योंकि प्रतिबिंब का यही नियम है, और यहां से भी एक जाएगा, क्लियर है, ये सी से होकर गुजरेगा, ये सी से होकर गुजरेगा, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब यहाँ पे बना, वस्तु की प्रतिबिंब यहाँ बनी, इमेज यहाँ बना, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, ये पोल है, ये पोल था। अब यहाँ देखिए कि अनंत और सी के बीच में वस्तु है, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बना, वस्तु से छोटा बनेगा और रियल बनेगा। दूसरा ये वस्तु यहाँ है, देख लीजिए, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ उल्टा बनेगा, ठीक है, साफ साफ समझ में आ रहा है। अब ऐसे ध्यान से आप देख लीजिए, ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ, नीचे वाला भी है आपके पास, आपके सामने, देखते जाइए आगे आगे, हम लोग इसे एक एक करके। जरूरत इस बात की है, हमारा ये, हम बच्चों का आजकल ये देखते आ रहे हैं कि क्या होता है मामला, कि बच्चे जो है इसको बस ये समझते हैं, अरे भाई किताब में तो है, ये देख लेंगे। और बहुत सारे आम अन्य शिक्षक जो है क्या करते हैं, कहते हैं कि जाइए आपकी किताब में है, वहां से आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और एग्जाम के ज़माने में उसे बना लीजिएगा। ऐसे नहीं होता है बच्चों, आपको किसी भी चीज़ के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, आपको किसी चीज़ के लिए अभ्यास करना होगा, बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं है। इसलिए आज से ही, अभी से ही अभ्यास करने के लिए लग जाइए आप अपने जुनून बैच में, आप लग जाइए, आप अपने आप को पूरी तरह से झोंक दीजिए। अब मौका है आपके पास, क्योंकि परीक्षा को के बारे में मैंने कहा था कि परीक्षा अब एक फॉर्मेलिटी रह गई है इस भागदौड़ वाली जिंदगी में, लेकिन कंपटीशन के ज़माने में आपको पढ़ना होगा, आपको अपने आप को पेश करना होगा, आपको नॉलेज लेना होगा, आपको ज्ञान लेना होगा। तो आप अभ्यास करिए और आगे बढ़ते रहिए। अब देखिए तीसरा वस्तु, और ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान भी है। वस्तु, एक मुख अक्ष ले लिए, दर्पण ले लिए, यहां इसको पॉलिश कर दीजिए, वस्तु को यहां रखिए, कहां, वस्तु को मुख अक्ष पे रखिए। जब वस्तु को मुख अक्ष पे रखेंगे तो क्या होगा, जल्दी बोलिए, वस्तु को मुख अक्ष पे रखेंगे तो क्या होगा, ये पैरेलल जाएगा और यहां से ये लौट जाएगा, ये पैरेलल जाएगा और यहां से ये लौट जाएगा। ये जहां पे काटेगा, परावर्तित होकर जहां पे काटेगा, वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ काटा, ये प्रतिबिंब बन गया, ये सी है और ये आपका एफ है, ठीक है, ये इसका प्रतिबिंब बन गया। और प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, जब वस्तु को हम वक्ता केंद्र पे रखते हैं
तो प्रतिबिंब भी वक्रकेंद्र पे बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। जैसा वस्तु है वैसा ही बनेगा। दूसरा ये कि वस्तु अगर सीधी है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा एकदम सही। ठीक है, ये काफ़ी हो गया हमारे लिए। अब जो है इससे आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं और भी प्रतिबिंब को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत सूक्ष्मता के साथ, बहुत आसानी के साथ आपके बीच मैं सारी बात रख रहा हूँ। आप सिर्फ पढ़िए और मन लगा के पढ़ते रहिए। बच्चों अब देखते हैं चौथा प्रतिबिंब। थोड़ा सा ये थोड़ा और सभी प्रतिबिंब से थोड़ा सा कहते हैं कि मुश्किल है बनाने में, लेकिन चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते करते कुछ भी हो सकता है। रस्सी जब पत्थर पे घिसती रहती है तो एक दिन ऐसा आता है कि रस्सी नहीं टूटती, पत्थर कट जाता है। ठीक है, तो वही है हमारा मामला, हम अभ्यास करते जाएं। तो मुख्य अक्ष ये है बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। और ये दर्पण है, थोड़ा सा दर्पण इसमें बड़ा होगा। ठीक है, तो वस्तु कहाँ होना चाहिए? सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। ठीक है, यहां पे ले लीजिए वस्तु को। ये वस्तु यहां जाएगा, ये कहां से लौटेगा भाई? एफ से। अब दूसरा नियम ये है इसका कि इसको लौटना चाहिए सी से। कहां से लौटना चाहिए? सी से। ये देखो कहां जाएगा, फैलता जाएगा और ये यहां मिल गया। क्या हो गया? वापस लौटेगा, जब लौटेगा तो कहाँ मिलेगा? यहाँ मिल जाएगा और यही बिंदु प्रतिबिंब कहलाएगा। बहुत आसान है, मतलब बहुत टफ भी नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा ये ख्याल रखना है कि सी से होकर जो लौटेगा ये इधर ऊपर की तरफ जाता हुआ प्रतीत होगा और नीचे जो है करीब से करीब आता जाएगा और ऊपर जब जाएगा तो वो फैलता हुआ जाएगा। यही फर्क है और ये प्रतिबिंब बन जाएगा। जैसे आई कह लें आप, यहाँ ये प्रतिबिंब बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं, ध्यान आप लगा सकते हैं, आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, और इसको आप अपने इससे भी मिला लीजिए। सी और एफ पे है, अनंत और सी के बीच में बनना चाहिए। अनंत और सी के बीच में बन गया। वस्तु से बहुत बड़ा, तो ये देखिए वस्तु से बड़ा है और ये सीधा यहाँ है, ये आभासी हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जा रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब पांचवा भी देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पांचवें प्रतिबिंब में मामला ये है कि इसकी भी कहानी यही है कि ये भी वहीं फोकस पे इसका प्रतिबिंब बनना चाहिए। फोकस पे प्रतिबिंब बनाने के लिए फोकस पे है और अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा। अनंत पे कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, इसके बारे में ख्याल रखते हुए हम आगे बनाते हैं। पांचवा देखिए, फोकस। ठीक है, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? वस्तु कहाँ होना चाहिए? फोकस पे। ठीक है, यहाँ वस्तु रख दीजिए, ये वस्तु हो गया। वस्तु लौटती कहाँ से भाई? किसी भी हाल में, पहले इसमें फोकस से ही वो लौटेगी। कहाँ से लौटेगी? फोकस से लौटेगी। और दूसरा ये कहाँ से लौटेगी? कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौटेगी और ये फैलता हुआ जाएगा। हो सकता है कहीं पे जाके ये मिलेगा और कहाँ पे मिलेगा इसका अंदाजा हमें नहीं है। मतलब ये है कि अनंत पे जाके ये कहीं पे मिलेगा। ये फोकस है आपका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये कहीं पे अनंत पे जाके दिख रहा है कि मिल जाएगा। आगे बढ़ता जाएगा और बहुत अंदर तक जाएगा, वो कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, इसे हम यहाँ आसपास में भी जबरदस्ती मिला सकते हैं, लेकिन मतलब ये कहने का मतलब है ये बनेगा हर हाल में अनंत पे प्रतिबिंब। तो आप देख सकते हैं कि फोकस पे जब हम रखते हैं किसी वस्तु को तो वो इस तरीके से पहले जाएगा, उसके बाद ये यहाँ से जाएगा, वापस ये गया और यहाँ से लौट गया। ठीक है, उसके बाद ये पहले यहाँ इधर जाता हुआ प्रतीत होगा, फिर यहाँ से लौट जाएगा और यहाँ ये लास्ट में कहीं पे मिल जाएगा। अब देखिए फोकस अनंत वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा साइज है, ये बहुत छोटा है और वही सेम चीजें कंडीशन अप्लाई होगी। अब आखिरी जो बिरादरी से अलग हम लोगों ने रखा था अपने चार्ट में, उसको देखते हैं।
उसको बस देखते हुए आगे बढ़ते हैं। और बहुत टफ नहीं है, बस इसमें मामला ये है कि इसमें आपको जगह ज़्यादा चाहिए होगा। तो इसका ऊपर वाले हिस्से को हम लोग इरेज कर देते हैं, साफ कर देते हैं, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से की अब हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम लोग बनाते हैं। यहाँ जो मुख अक्ष लीजिएगा ना, इसमें एक चीज़ ख्याल रखना है कि मुख अक्ष थोड़ा बड़ा ले लेना है और इसके मुख अक्ष के बीचों बीच में दर्पण खींच देना है। ठीक है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर चलेगा, वहाँ खींच दीजिए आप। यहाँ है, ठीक है, ये यहाँ है, तो ये फोकस से होकर गुजर रही है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही है। ये यहाँ पे मिल गया और यही पॉइंट इमेज हो जाएगा। ये इमेज हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये फोकस है और ये सी है, ये पोल है। ठीक है, ये पारदर्शक सतह आप इसको पॉलिश कर दीजिए। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ऐसे फिर से समझ लीजिए कि फोकस और पोल के बीच में वस्तु है और जब ये वस्तु यहाँ जाएगी तो ये ऐसे लौट जाएगी फोकस से होते हुए, क्योंकि ये प्रतिबिंब का नियम है। उसके बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, फिर ये लौट जाएगी और ये देखिए कि ये इधर दर्पण के आगे ये फैलती हुई जा रही है और दर्पण के पीछे ये सिकुड़ जा रही है। दर्पण के पीछे सिकुड़ के ये दर्पण के पीछे ही है, कहीं पे मिलती है। देखिए फोकस और पोल के दर्पण के पीछे इमेज बनता है और बहुत बड़ा तो नहीं, बड़ा बनता है, वर्चुअल होता है और सीधा होता है। वर्चुअल का मतलब है कि इसे हम इमेजिनरी कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि उधर कोई इमेज बन रही है और ये सीधा होता है। जैसे ये वस्तु है जैसे, वैसे ये इमेज भी है। एक और चीज है, बस वो पढ़ते हुए हम लोग इस क्लास की एंड की तरफ लेते हुए जाएंगे और इसका एक और पार्ट बचेगा जिसे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों, वो है उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब। वो क्या है? उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब को देखते हैं क्या है। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब के लिए हमें किसी चार्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब सिर्फ उत्तल आप बनाइए, तो एक मुख्य अक्ष ले लीजिए और इसमें उत्तल बना दीजिए। क्या बना दीजिए? उत्तल बना दीजिए और इसे पॉलिश कर दीजिए। ठीक है, पॉलिश कर दिए। ऑब्जेक्ट फोकस इधर है, इधर ही होगा ऑब्जेक्ट। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ये कहीं पे ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए और ये यहां से यहां जाएगा। क्लियर है? ये यहां से यहां जाएगा और उसके बाद क्या होगा कि वस्तु यहां जाने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी, ऐसे। ठीक है, उसके बाद ये वस्तु कर्वेचर से भी गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी गुजरेगी। ठीक है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, इससे भी होकर गुजरी और ये इसी दिशा में वापस भी लौट जाती है, पता ही होगा आपको। ठीक है, इमेज कहां पे बना? इमेज यहां बना। इमेज कहां बना? यहां बना इमेज और ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? इसमें बस ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें तीन बातें हमें ख्याल रखना है कि ये दर्पण के पीछे होता है, दर्पण के पीछे इमेज होता है वस्तु। दूसरा कि वस्तु छोटा होता है, वस्तु छोटा होता है। तीसरा आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है। आभासी और सीधा होता है, ये तीन चीजें होती हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहन के साइड मिरर में किया जाता है। वाहन जो बाइक आपकी होती है, बाइक के साइड मिरर होते हैं, कार के साइड मिरर होते हैं, उसमें की जाती है। आप उसमें देखिएगा कि अपेयर द क्लोजर देन ऐसे करके लिखा होता है, उसे आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा।
ऐसा क्यों होता है कि साइड मिरर में वो उत्तल दर्पण ही उपयोग होता है, अवतल दर्पण क्यों नहीं होते हैं? तो साइड मिरर में जो दर्पण के पीछे इमेज, हमारे पीछे वाली इमेज को खींचने की सलाहियत जो है इसमें होती है उत्तल दर्पण में, वो उसे खींच लेता है। उसके अलावा वस्तु से छोटा अगर वो वस्तु से बड़ा बनाने लगे, ठीक है, तो क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनाने लगे तो जो अगर हमारे कार के पीछे ट्रक आ रही है तो ट्रक इतनी बड़ी दिखेगी कि हम उसे समझ ही नहीं पाएंगे उससे प्रतिबिंब में कि वो है तो क्या है। और ठीक है, तीसरी चीज है कि आभासी वो सीधा नहीं बनेगा। आभासी का मतलब है कि महसूस होगा कि पीछे है कुछ और हम इमेजिन कर सकते हैं कि पीछे कुछ है। और छोटा इसलिए बनेगा कि अगर वो बहुत बड़ा बनता तो हमारे उस मिरर में वो आ ही नहीं पाता, उसका साइज आ ही नहीं पाता, इसलिए वो छोटा बनेगा, सीधा बनेगा। सीधा दूसरी वजह से इसलिए भी बनेगा कि अगर सीधा नहीं बनता तो ट्रक के चक्के पहिए ऊपर होते और बॉडी उसकी नीचे होती तो हम समझ नहीं पाते। बच्चों ये बहुत बेसिक पॉइंट है, हम इसे एक एक करके समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब इससे भौतिकी के पहले चैप्टर प्रकाश का एक और पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, जो अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, अगली क्लास में। जब हम अगली क्लास फिर से मिलेंगे तो लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। सी यू टुमारो।